हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल्लक फाइनेंस। आज के बिजनेस एनालिसिस वीडियो में हम लोग डीमार्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अबाउट द कंपनी देखेंगे, उसके बाद इंडिया का रिटेल इंडस्ट्री के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग बिजनेस मॉडल देखेंगे डीमार्ट्स का कि कैसे डीमार्ट इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स को सेल कर पाता है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे कि फाइनेंशियली डीमार्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह से कोई भी बाय और सेल का कॉल नहीं है और ना ही हमारा इन्वेस्टमेंट से डीमार्ट्स में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी इंडिया में कोई फेमस और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है लेट राकेश झुनझुनवाला सर के, जिसके गुरु थे राधा कृष्ण दमानी और डीमार्ट के फाउंडर भी। डीमार्ट का पहला स्टोर 2002 पवई मुंबई में खुला था और आज डीमार्ट का इन ऑल ओवर इंडिया 365 स्टोर है, 10 अलग अलग स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में। डीमार्ट एक ऑर्गेनाइज रिटेल चेन बिजनेस है, एक तरह का सुपरमार्ट जो बेसिकली 3 सेगमेंट में काम करता है, फूड, नॉन फूड और जनरल मर्चेंडाइज। डीमार्ट का जब आईपीओ 2017 में आया था तो ये आईपीओ ब्लॉकबस्टर हुआ था, क्योंकि ये आईपीओ 104 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था और जिसका लिस्टिंग गेन 100% से ज़्यादा था, यानी लोगों का पैसा जस्ट 15 से 20 दिन में डबल हो गया। ये 3 सेगमेंट में काम करता है, फूड जिसमें ग्रोसरी, प्रोसेस फूड ये सब चीज़ें आ गया, नॉन फूड जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर एक्सेट्रा, और जनरल मर्चेंडाइज में जैसे फुटवेयर और क्लॉथ एक्सेट्रा ये सब चीज़ें बिकती है। बेसिकली एक आदमी का जितने भी ज़रूरत के सामान होता है सारा डीमार्ट में मिलता है। डीमार्ट का बिज़नेस को समझने से पहले हमें इंडिया का रिटेल इंडस्ट्री को समझना होगा। इंडिया एज़ अ कंट्री हम लोग एक कंजम्पशन कंट्री है। अगर आप इंडिया के टोटल जीडीपी को देखें तो उसका 65% प्राइवेट कंजम्पशंस में जाता है और रिटेल इंडस्ट्री टोटल इंडिया का जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूशन करता है और 8% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इंडिया का रिटेल मार्केट 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का था 2022 में और 2035 तक में ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। अगर आप रिटेल इंडस्ट्री को देखिए तो 3 को मेजर सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रिटेल इंडस्ट्री में। सबसे पहला एफएमसीजी जो 65% कवर करता है, दूसरा अपैरल एंड फुटवेयर्स जो 10% और तीसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो 9%। जो तीनों के तीनों सेगमेंट डीमार्ट सेल करता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी 2,12,000 है और अगर हम अपने खर्चे को देखें तो हम खर्चा कहाँ करते हैं। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग्स 50 से 60% अपने इनकम का यही सारी चीज़ों में करता है, फूड एंड ग्रोसरीज में खर्च करता है। बाकी क्या चीज़ें कुछ वो अपने शौक पूरा करता है और कुछ भी चीज़ें फिर वो इन्वेस्ट करता है, कुछ पार्ट अपने इनकम के। इंडिया का रिटेल मार्केट 12% ही सिर्फ ऑर्गेनाइज है। एक बहुत बड़ा शेयर्स 81% अनऑर्गेनाइज मार्केट है और मात्र 8% ये ई-कॉमर्स है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक में ये जो अनऑर्गेनाइज मार्केट 81% है वो घट करके 71% हो जाएगा, जिसका बेनिफिट यही 2 सेगमेंट्स को मिलेगा जो ऑर्गेनाइज रिटेल बिज़नेसेस जैसे डीमार्ट हो गया, बिग बाज़ार, स्पेंसर ये सारी, और फिर ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ज़ेप्टो एक्सेट्रा। अगर इंडिया का रिटेल इंडस्ट्री का इवैल्यूएशंस देखें तो बेसिकली ये 4 एरा में हुआ था। सबसे पहला बिफोर 1990, 1990 से पहले जो मैन्युफैक्चरर थे वो लोग ही अपना आउटलेट खोलते थे। उसके बाद वो 1990 से 2005 के बीच में यहाँ पे रिटेलर्स को इसका पोटेंशियल समझ में आया रिटेल इंडस्ट्री में, और 2005 से 2010 के बीच में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से फंडिंग्स आना शुरू हो गया और 2010 से एफडीआई भी आना शुरू हो गया। 2010 से 2024 तक अगर बात किया जाए तो $4.74 बिलियन का एफडीआई आ चुका है इंडिया में। अब देखते हैं इसका बिज़नेस मॉडल क्या है कि कैसे डीमार्ट इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स को के सेल कर पाता है। एवरीडे लो कॉस्ट, एवरीडे लो प्राइस स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है सस्ता खरीदना और सस्ता बेचना एवरीडे। अगर आप दूसरे बिज़नेसेस को देखें जैसे बिग बाज़ार हो गया या स्पेंसर हो गया या विशाल मेगा मार्ट हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि रोज़ डिस्काउंट ऑफर्स नहीं निकालते। वो लोग कभी-कभी निकालते हैं, कोई फेस्टिवल्स या कोई ओकेजनल इवेंट्स हो गया वहाँ। लेकिन डीमार्ट एवरीडे ऑफर्स निकालता है, हर रोज़ वहाँ सस्ता मिलता है, क्योंकि उसको डिस्काउंट हेवी मिल जाता है, क्योंकि वो सप्लायर्स को अपना टाइमली पेमेंट्स करता है और दूसरा वो ह्यूज बल्क में खरीदता है, तो सस्ता वो खरीद पाता है, इसलिए वो सस्ता बेच पाता है। तो वो जितना भी डिस्काउंट उसको मिलता है अपने सप्लायर्स को, उसमें से कुछ डिस्काउंट खुद रख करके वो पास ऑन कर देता है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्टोर्स है, उसी एरिया, उसी सिटी या स्टेट्स में और भी स्टोर्स को खोलना, और वहाँ का जब इकोनॉमिक्स ठीक हो जाए उसके बाद हम नए स्टेट्स में जाते हैं। अगर डीमार्ट के पास ₹100 है एक्सपेंशन के लिए, तो उसमें से ₹70 वो एक्जिस्टिंग एरिया में खर्च करता है और ₹30 फिर नए एरिया में खर्च करता है। 2002 में डीमार्ट और बिग बाज़ार दोनों का शुरुआत हुआ था, दोनों का एक-एक स्टोर था। 2010 अगले 8 साल में डीमार्ट का मात्र 30 स्टोर था और बिग बाज़ार का 130। वो रैपिडली ग्रोथ कर रहा था। लेकिन आज देखिए तो डीमार्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेल चेन बिज़नेस है और बिग बाज़ार बैंक करप्ट हो चुका है। आज भी डीमार्ट का सबसे ज़्यादा स्टोर्स महाराष्ट्र में है, 109 स्टोर, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुआ था, तो सबसे पहले वो उस एरिया को कवर्ड किया। अगर मेरा स्टोर अगल-बगल है, तो उसके लिए मुझे स्टॉक्स पहुँचाने के लिए एक वेयरहाउस खोलना पड़ेगा। तो एक वेयरहाउस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नज़दीक पड़ेगा सारे स्टोर्स का, तो इसमें दोनों बेनिफिट हो गए। एक तो मेरा वेयरहाउसिंग कॉस्ट बच गया, दूसरा जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बच गया और इससे पॉपुलैरिटी भी आ जाता है लोगों के माइंड में ज़्यादा। डीमार्ट को खोलने से पहले राधाकृष्ण दमानी अलग-अलग रिटेल बिज़नेसेस को खोल रहे थे, इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया के जितने भी बिज़नेसेस थे, जैसे कि वॉलमार्ट, कॉस्टको, टेस्को ये सब।
और वो पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि रिटेल एक डिफिकल्ट बिजनेस है, इसीलिए हम रिटेल्स का सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े कंपनीज़ का नाम नहीं सुनते हैं, गिनती को कुछ ही होते हैं। एक और कंपनी थी सुभिक्षा करके, जिसका शुरुआत हुआ था 1997 में, वो भी इसी तरह का मॉडल्स पे काम कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपेंशन कर रही थी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी, बिना अपने इकोनॉमिक्स को ठीक किए हुए। उसका मार्जिन्स लो था। दूसरा, उसका कैश फ्लो में नेगेटिव कैश फ्लो था। तीसरा, उसका ज़्यादा लोन था, और जब 2008-9 में एक क्राइसिस हुआ, लेमन्स ब्रदर का स्टॉक मार्केट क्रैश, उसमें वो सर्वाइव भी नहीं कर पाया और कंपनी को अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। तो उसका गलती हुआ था, क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो और लो मार्जिन के बाद भी वो बहुत एक्सपेंड कर रहे थे, बहुत रैपिडली लेवल पे 16 स्टोर्स था। यही गलती राधाकृष्ण दमानी नहीं करना चाह रहे थे। इसीलिए वो पहले देखे कि पहले हम इकोनॉमिक्स को ठीक करते हैं। सबसे पहले अगर 1 या 2 स्टोर्स को प्रॉफिटेबल्स बना लेंगे, तो फिर धीरे-धीरे जब एक्सपेंड होगा, वो भी प्रॉफिटेबल्स हो जाएगा। इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे अपने कंपनी को ग्रोथ किया, स्टोर्स खोले। अगले 8 साल में मात्र 30 स्टोर, और फिर अगर आज देखें तो आज 365 स्टोर्स है। अगले 14 साल में 10 टाइम्स से ज़्यादा स्टोर्स खोले। अब आइए देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह से है डीमार्ट का। अगर डीमार्ट का रेवेन्यू की बात करें, तो इसका रेवेन्यू बेसिकली 3 सेगमेंट से आता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है फूड सेगमेंट से 58%, उसके बाद दूसरा आता है नॉन फूड सेगमेंट से 20%, और 22% आता है जनरल मर्चेंडाइज और अपैरेल सेगमेंट से। रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका महाराष्ट्र से आता है, उसके बाद फिर गुजरात, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये टॉप 5 स्टेट्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है डीमार्ट का, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टोर्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू। अगर आप 2016 से 2025 तक का रेवेन्यू देखें, तो डीमार्ट कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, एक्सेप्ट 2021 ड्यू टू कोविड। उसके बाद 2022 से 23 में ये ह्यूज ग्रोथ हुआ था 38% का। ये ग्रोथ कोविड के कारण हुआ था, क्योंकि 2020 से 23 के बीच में कोविड था, और कोविड के कारण जितने भी स्टोर्स थे वो फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर रहे थे। और 2023 पहला साल था जहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वे में डीमार्ट भी काम कर पाया, इसके सारे स्टोर्स। दूसरा, 2020 से 23 के बीच में पिछले 3 सालों में डीमार्ट ने 100 से ज़्यादा स्टोर्स खोले। वो लोग भी अपने फुल पोटेंशियल पे पहला साल काम किए 2023 में, जिसके कारण यहाँ पे रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ आया था। और अगर आप पूरे रेवेन्यू को देखें पिछले 9 साल का, तो 24% का रेवेन्यू ग्रोथ था, और पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो 19% का रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है डीमार्ट। नेक्स्ट पैरामीटर है इन्वेंटरी डेज। इन्वेंटरी डेज बताता है कि कितना एफिशिएंट हो आप स्टॉक्स को सेल करने में, यानी स्टॉक्स जब आपके स्टोर में आ गया, उसके कितने दिन के अंदर आप पूरे के पूरे मटेरियल को बेच करके खत्म कर पाते हो। एग्जांपल्स के लिए, अगर आपने 100 स्टॉक्स का ऑर्डर किया है और हर रोज अगर 10 स्टॉक्स को बेचते हो, तो 10 दिन लगेगा पूरे 100 स्टॉक्स को बेचने में, तो आपका इन्वेंटरी डेज 10 हो गया। डीमार्ट का इन्वेंटरी डेज सबसे लो है पूरे इंडस्ट्री में, यानी डीमार्ट 35 से 36 दिन में पूरे मटेरियल्स को बेच करके खत्म कर देता है। इसका बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो इसे हर बार फ्रेश स्टॉक्स मिलता है। दूसरा, जो ब्लॉकेज होता है कैपिटल का स्टॉक्स में, वो कम होता है। और तीसरा, जो स्टोरेज हाउस है, जो वेयर हाउस है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करें, उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं उस एसेट्स का। ये बेटर है। और नेक्स्ट है, जो पेरिसेबल आइटम है, वो जल्दी खराब भी नहीं होता है, क्योंकि हर बार फ्रेश मटेरियल आ रहा है। तो डीमार्ट यूज़ करता है स्ट्रैटेजी लो प्राइसिंग का, क्योंकि वो सस्ता बेचता है। तो सस्ता बेचता है, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। ज़्यादा लोग आते हैं तो जल्दी रिप्लेस होता है इन्वेंट्री, और हर बार फ्रेश इन्वेंट्री आता है। सेम चीज़ कॉस्टको करके एक कंपनी है यूएस का, वो करता है $1.5 में, वो 1985 से अभी तक वो हॉट डॉग्स बेच रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि 1985 से अब तक में तो इतने महंगाई बढ़ गया, लेकिन आज भी $1.5 में वो हॉट डॉग बेच रहा है। इससे उसको क्या बेनिफिट्स है? $1.5 एक हॉट डॉग खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और जब वो स्टोर्स में आते हैं तो सिर्फ हॉट डॉग थोड़ी ना खरीदेंगे, वो बाकी चीज़ें भी तो खरीदेंगे। तो वो कंज्यूमर्स को बुलाने के लिए अलग-अलग बिज़नेस, अलग-अलग कंपनी, अलग-अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। डीमार्ट लो कॉस्ट यूज़ करता है, कॉस्टको हॉट डॉग को यूज़ करता है। जब आप डीमार्ट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन करता है। देखिए, डीमार्ट बेचता क्या है? कमोडिटी बिज़नेस, चावल, दाल, यही सारी चीज़ें जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है, यही सारी चीज़ें बेचता है। तो एक आदमी को चाहिए क्या कि ये बेटर क्वालिटी हो, दूसरा सस्ता मिले। ये दोनों चीज़ डीमार्ट दे रहा है। एक ऑथर हैं पीटर लिंच, उनका एक बुक है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, उसमें बताते हैं कि सिर्फ जब आप किसी भी बिज़नेस को पढ़ रहे हैं, तो उसका सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स या कॉन-कॉल तक सीमित मत रहिए। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, वो करके देखिए। हमने एक्चुअली में ये चीज़ें करके देखा। हमने डीमार्ट और एक दूसरे स्टोर से दोनों का सेम स्टॉक्स खरीदे, चावल यहाँ से भी और वहाँ से भी। अगर आप उस चावल को 2 महीने, 3 महीने तक भी रख देते हो, तो डीमार्ट का स्टॉक्स, जो डीमार्ट का प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन रहता है, ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता है। लेकिन दूसरे स्टोर्स का प्रोडक्ट ज़्यादा दिन रखने पर खराब हो जाता है, क्योंकि डीमार्ट में हर बार नया स्टॉक्स आ रहा है, फ्रेश स्टॉक्स आ रहा है, जिसके कारण ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ये बताता है कि जो आपका बिज़नेस का कोर एरिया है, वहाँ से आप कैश जनरेट कर पा रहे हो या नहीं। अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है कंटिन्यूअसली, और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, फिर तो वो एक रेड फ्लैग है। अगर हम डीमार्ट का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है और ग्रो कर रहा है, और 2022 और 23 के बीच में तो ये 92% का ग्रोथ हुआ। ये ग्रोथ बेसिकली 2 रीज़न से हुआ था। सबसे पहला तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 38% का, उसका इम्पैक्ट है।
दूसरा, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनालिसिस ऑफ डीमार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं डीमार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू।